अभी पूर्वी लद्दाख के डेमचौक इलाके में चीनी सैनिकों ने कब्जा जमा दिया है और चुनाव होने हैं आगे। 16 तारीख को 17 तारीख तक देश की प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ती है मोदी की वो मुंह खोले। देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी और चीन के साथ कितनी बड़ी वफादारी। 100% जवानों की भी हत्या कर देते तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात यह है कि वो हमारे देश में घुसे और निहत्थे जवानों को पीटा, विस्फोट करके जवानों पर हमला किया जा सकता है। तो मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार में वो कौन गद्दार है, गृह मंत्री की, रक्षा मंत्री की, प्रधानमंत्री, जिसने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया था के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी तमाम असफलताओं को छिपाने के लिए फिर गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के जवानों को बलि का बकरा बनाने जा रही है। और देश की जासूसी अगर करानी चाहिए तो सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे अजीत डोभाल का बेटा, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों का फाइनेंसर सैयद अली अब्बास का पार्टनर है, उसके फोन की करानी चाहिए। संघ परिवार की सरकार है मोहन भागवत, और मोहन भागवत के तमाम गुर्गे अपने बाप की औलाद है। तो धमकाएं चीन के खिलाफ। जिस तरीके से आप कुत्ता पालते हैं और आपका पालतू कुत्ता आप पर नहीं भौंकता है, ठीक उसी तर्ज पर जो चीन के टुकड़ों पर पिछले 2007 से जो कुत्ते के रूप में पल रहे हैं, वो निश्चित तौर पर चीन के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं बात करूंगा आपसे कि किस तरीके से हमारे देश की सीमाएं और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे सैनिकों की शहादत पर चुनाव जीतने का षड्यंत्र करती आ रही है संघ परिवार की मोदी सरकार। अभी पूर्वी लद्दाख के डेमचौक इलाके में चीनी सैनिकों ने कब्जा जमा दिया है और चुनाव होने हैं आगे। गोवा के, मणिपुर के, उत्तर प्रदेश की, पंजाब और उत्तराखंड के। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि चीनी सैनिकों की घुसपैठ, चीनी सैनिकों का भारत में कब्जा करके अपने कैंप को स्थापित करना और भारत में राज्यों के चुनाव की तैयारी का जो संयोग है, उसको कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि 5 मई 2020 से चीनी सैनिक गलवान घाटी में कब्जा करके बैठे थे। हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार, जो लाल आंख दिखाने की और 56 इंची सीना बताने की बात करते थे, उसकी हरकत बताते हैं। 15 जून को चीनी सैनिकों ने हमारे देश की सीमा जो कब्जा जो हमारे पास है, सीमा तो हमारी बहुत पूरा अक्सर चीन हमारा है, हमारे कब्जे वाले हिस्से में घुस करके हमारे भारतीय निहत्थे सैनिकों को पीट पीट कर 20 जवानों की हत्या कर दी, 76 जवानों को घायल कर दिया। और जिन 76 जवानों को घायल किया गया था, उनमें से एक और जवान की 50 दिन बाद शहादत हुई है। 15 जून को चीनी सैनिक हमला करते हैं, हमारे निहत्थे जवानों को पीट पीट कर मार डालते हैं, 76 जवानों को घायल करते हैं। 16 तारीख को 17 तारीख तक देश की प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ती है मोदी की वो मुंह खोले। और 17 जून को चीनी पोषित बैंक AIIBV 4.5 अरब, 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज हमारे देश के लिए पारित कर देता है, पास कर देता है, उसकी किस्त भी आती है। और यही नहीं, वह दिल्ली मेरठ जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसको भी फाइनेंस करने का वादा करता है, मुंबई के लिए फाइनेंस की बात करता है। और 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन किया जाता है मोदी सरकार के द्वारा। और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, कोई नहीं घुसा है हमारी सीमा में, कोई नहीं घुस आया है, हमारी चौकी पर किसी का कब्जा नहीं है। अब आप समझ लीजिएगा ये देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी और चीन के साथ कितनी बड़ी वफादारी है। लेकिन इसका तार सिर्फ ये नहीं है कि हमारे देश के निहत्थे जवानों को पीट पीट कर मार डाला गया, घायल कर दिया गया हमारे देश के अंदर घुस करके।
अभी तो बैलेंस बनाने की बात की जा रही है कि हमने भी चीनी सैनिकों को मारा। अरे चीन के सैनिक जो हमारे देश में घुसकर हमारे जवानों पर हमला किया, हम सब 100% जवानों की भी हत्या कर देते, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात यह है कि वो हमारे देश में घुसे और निहत्थे जवानों को पीटा। लेकिन किनको? बिहार के चुनाव थे और बिहार के चुनाव से ऐन पहले बिहार की रेजिमेंट के जवान पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, घायल किए जाते हैं। यह संयोग था कि प्रयोग। ये अभी पूर्वी लद्दाख के डेम चौक इलाके में चीनी सैनिक कैंप अपना गार्ड करके बैठ चुके हैं, कैंप बना करके बैठ चुके हैं। गोवा, मणिपुर, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। अब की बार किन जवानों की बलि ये चढ़ाएगी सरकार, ये देखना होगा। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं, आपको याद दिलाता हूं, जब चीनी सैनिकों ने ये सब हमारे साथ किया तो क्या उसके बदले में किया गया? 15 जून को गलवान घाटी में जवान जब हमला करते हैं तो हम 29 जून को 59 भारत सरकार, मोदी सरकार 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा देती है। सितंबर 2020 में 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा देती है। और इस बीच में आपको दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए जो संघाई स्थित टनल इंजीनियरिंग कंपनी है चीन की, उसको जो ठेका दिया गया था दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का टनल बनाने का 5.6 किलोमीटर पनी लगभग 5.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाने का वो ठेका रद्द कर दिया जाता है। और रोचक बात देखिए कि जनवरी 2021 में भी हम 57 ऐप पर प्रतिबंध लगाती है भारत की सरकार चीन से, लेकिन 4 जनवरी को फिर दोबारा से वही ठेका जो दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का चीनी कंपनी टनल इंजीनियरिंग कंपनी से जो रद्द कर दिया गया था ठेका, 2021 में जनवरी में वो ठेका बहाल कर दिया जाता है। इस योजना को आपको और हमको समझना चाहिए। हम फिर वापस आगे जाते हैं पुलवामा को भी लेकर के। ये कोई संयोग है कि प्रयोग है? इससे पहले मैं जिक्र करता हूं आपको, 21 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी थी और 20 अक्टूबर 2019 को हमारे देश की सेना पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकवादियों के कैंप पर बम वर्षा कर देती है। यह बात तब के थल सेना प्रमुख बिपिन रावत बड़े जोर शोर से कहते हैं। तो 20 तारीख को दिखाया जाता है, तो 21 तारीख को अखबारों में छपता है और 21 तारीख की सुबह लोग अखबार पढ़ते हैं तो दिखता है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तानी सीमा में पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकानों पर बम वर्षा करा दी। तो वोटर का ध्रुवीकरण हो जाता है। बिहार रेजिमेंट के जवानों की हत्या करवाई जाती है तो बिहार के वोटरों का ध्रुवीकरण हो जाता है। महाराष्ट्र और हरियाणा के वोटर्स का ध्रुवीकरण करने के लिए 20 अक्टूबर को बम वर्षा कराई जाती है। और ठीक इससे पहले हम कहना चाहते हैं 14 फरवरी 2019 को देश के जो पत्रकार, जिन पत्रकारों को छतरी लेकर प्रधानमंत्री संसद के आंगन में प्रेस से बात करता हुआ दिखता है, उन पत्रकारों को यह नहीं दिखता है कि गलवान घाटी में जवानों की शहादत के बाद एक तरफ तमाम चीनी ऐप्स को किस्तों में बंद करने का काम, पहले 59 ऐप को, फिर 118 ऐप्स को, फिर 45 ऐप्स को, फिर 57 ऐप्स को प्रतिबंध किया जाता है और टनल बनाने का ठेका भी रद्द कर दिया जाता है। और जब वह टनल बनाने का ठेका फिर चीनी कंपनी को दिया जाता है, यह बात नजर नहीं आती है। यह बात नजर नहीं आती है कि चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसकर गलवान घाटी में हमारे निहत्थे जवानों को पीट पीट कर मार डालते, 76 जवानों को घायल करते। यह चर्चा ये समझ नहीं आता है। यह नहीं दिखता है कि उसी चीनी के द्वारा पोषित AIIB बैंक से 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्जा भारत की मोदी सरकार ले रही है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, वो वही मीडिया है जिस मीडिया ने कभी यह सवाल नहीं खड़ा किया कि भारत की खुफिया एजेंसी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव भी जवानों की शहादत के बाद लड़ा गया था। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को बलि चढ़ाया गया था। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के जिस रास्ते पर गुजरना था, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी और खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट बड़ी साफ थी कि बम
विस्फोट करके जवानों पर हमला किया जा सकता है। तो मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार में वो कौन गद्दार है, गृह मंत्री की, रक्षा मंत्री की, प्रधानमंत्री, जिसने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया था? ये मीडिया को समझ नहीं आता है। और उस दूसरी बात, आला अधिकारियों ने, मैं ये बात बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश के जवानों को मरवा करके एक तरफ देश को बर्बाद कर दिया गया, देश के उद्योगों पर ताले लग गए, 6.5 लाख से ज्यादा उद्योग बंद हो चुके हैं, व्यापार चौपट हो चुका है, 23 करोड़ लोगों की आमदनी आधी से कम रह गई है, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार छीन चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, और देश का चीन ने भूगोल बदल दिया है, और देश की विकास दर रसातल में चली गई है। और फिर इस सब के बावजूद भी मोदी सरकार चुनाव के लिए कैसा ताना बाना बुनती है, उस पर बात कर रहा हूं कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके पहले जवानों की अनदेखी कर दी गई, बम विस्फोट की, 14 फरवरी को बम विस्फोट होता है, और आप रोचक बात देखिए कि वहां पर 75-76 गाड़ियों का काफिला एक साथ चलाया जाता है जो रोड सुरक्षित नहीं थी। वह कौन गद्दार है जिसने गाड़ियां एक साथ चलवाई? वह कौन गद्दार है जिसने हमारे देश के जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए जहाज की मांग को खारिज किया, और उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार वनवास कराया? 2014 में 26 मई से प्रधानमंत्री बनने से लेकर अब तक एक ही दिन का वनवास हुआ। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अब हमको और हमारे देश के जवानों को और देश के आम इंसान को और किसान को सोचना चाहिए, क्योंकि सड़क पर, संसद की चौखट पर हमारे देश के किसान शहादत दे रहे हैं, और सीमाओं की रक्षा पर के नाम पर हमारे जवान बलिदान दे रहे हैं, और बलिदान योजनाबद्ध तरीके से मोदी सरकार षड्यंत्र के तहत करवा रही है। जैसे बिहार चुनाव के लिए बिहार रेजिमेंट को मरवा दिया, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव कराने के लिए जवानों को मरवाया गया, और पाकिस्तान पर बम वर्षा कराया गया। और फिर रोचक बात मैं कहता हूं कि 14 फरवरी को ये सब हुआ, तो फिर 26 फरवरी को अब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक कर दिया गया जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर। अच्छी बात है, हमारे देश के एयर सेना फोर्स ने बहुत सटीक निशाना लगाया, लेकिन वहां पर आतंकवादी मारे नहीं गए, क्योंकि उन आतंकवादियों को हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जो पार्टनर हैं, उनके बेटे के पार्टनर सैयद अली अब्बास पाकिस्तानी, उस पाकिस्तानी के माध्यम से बम वर्षा कराएगी मोदी सरकार। यह सूचना संघ परिवार के माध्यम से पहले ही जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को पहुंचाई गई थी। बीबीसी की रिपोर्ट आप प्रमाणिक तौर पर देख सकते हैं, और एक भी व्यक्ति का शव वहां नहीं दिखा। जरूर वो स्ट्रक्चर टूटे, वो ठिकानों पर बम वर्षा ठीक हुई, लेकिन वहां कुछ पेड़ भी टूटे, कुछ बिल्डिंग भी टूटी है, कुछ, लेकिन कोई इंसान नहीं मरा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी तमाम असफलताओं को छिपाने के लिए फिर गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के जवानों को बलि का बकरा बनाने जा रही है। और पेगासस जासूसी की बात अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर भारत में फिर मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जासूसी अगर करानी चाहिए तो सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे अजीत डोभाल का बेटा, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों का फाइनेंसर सैयद अली अब्बास का पार्टनर है, उसके फोन की करानी चाहिए। हमारे देश में पेगासस जासूसी की अगर बात है तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कराई जानी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को 14 फरवरी को, उसी दिन जिस दिन पुलवामा हमला हुआ, वनवास करवाने वाले का और वनवास जाने वाले की, उसकी जासूसी होनी चाहिए थी। यह बड़ी विचित्र बात है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री चुपके से पाकिस्तान किसी को बताए बगैर पाकिस्तान जाता है, जब पाकिस्तान से वापसी आता है तो हमारे थल सेना पर, वायु सेना के बेस पर हमला हो जाता है। पाकिस्तानी हमला करते हैं, और पाकिस्तानी हमलावरों के बाद सौदा होगा शायद मोदी जी का, वहां पर ISI के लोग भी उस हमले के निरीक्षण करने के लिए आते हैं। तो इसलिए मैं देशवासियों आपसे अपील करता हूं, जिस हमारे देश के सड़क पर किसानों को मरवाया जा रहा है, देश भर में बेरोजगारों को मरवाया जा रहा है, और सीमा पर जवानों को बलि का बकरा चलाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि गोवा, मणिपुर, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव के मौके पर हमारे देश की सरकार पहले पुलवामा में जवानों को मरवाने वाली, फिर गलवान घाटी में जवानों को मरवाने वाली, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव के लिए जवानों को मरवाने वाली, फिर बिहार रेजिमेंट का भी जो हुआ, और अब इस
5 राज्यों के चुनाव के लिए किनको बलि का बकरा बनाएगी ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, उन किसान परिवारों से भी उठ खड़े हो जाओ जिनके परिवार के बच्चे सीमा पर जवानों की देश की रक्षा कर रहे हैं और जो देश का सम्मान करते हैं। उन सबों से भी मैं अपील करता हूं, ये क्या कारण है? एक बड़े शोध की बात है कि ठीक चुनाव से पहले, चाहे पहले डोकलाम का मामला हो, चाहे पुलवामा का मामला हो, चाहे गलवान घाटी का मामला हो, और चाहे अब मैं कहता हूं पूर्वी लद्दाख के डेमचोक का इलाके का मामला हो, ये सब के सब उसी समय क्यों होते हैं जब भारत में कोई चुनाव की शुभगांठ होती है। इसलिए देश की सीमा पर जवानों का सम्मान करने वाले और देश की सीमा पर जिन परिवारों के जवान खड़े हैं उनके परिवारों से, रिश्तेदारों से मैं अपील करता हूं, इस बार मोदी सरकार चुनाव के लिए जवानों को बलि का बकरा न बना सके। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं फिर दावे के साथ में, संघ परिवार की सरकार है मोहन भागवत, और मोहन भागवत के तमाम गुर्गे अपने बाप की औलाद है, तो धमकाएं, चीन के खिलाफ ऊंची आवाज में बोले। लेकिन मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं, जिस तरीके से आप कुत्ता पालते हैं और आपका पालतू कुत्ता आप पर नहीं भौंकता है, ठीक उसी तर्ज पर जो चीन के टुकड़ों पर पिछले 2007 से जो कुत्ते के रूप में पल रहे हैं, वो निश्चित तौर पर चीन के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकते हैं। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं देश के किसानों से, आपके बेटे सड़ सीमा पर हैं, उनके जवानों की शहादत न हो, जवान बेमौत चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए भाजपाई की सरकार को या भाजपाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका बलि का बकरा न बनाया जा सके। उठ खड़े होकर हम सब लोगों को अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। देश के जवानों को सैल्यूट करते हुए हम सब लोगों को देश के जवानों के लिए, देश के किसानों के लिए और देश के उद्योग और देश के व्यापार और देश की उन्नति और देश के बेरोजगारों के पक्ष में एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।